हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो? तो आज हम PYQ करेंगे किसके? थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद में ऑलमोस्ट फ्री के मार्क्स है कि नहीं है? देख लेना आप अभी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका फ्री के मार्क्स मिलते हैं बेटा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चंस आपका एम्स में पूछा गया था। एम्स में मतलब जनरली क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? या तो कॉन्सेप्चुअल पूछे जाते हैं या फिर थोड़े से ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार और सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन में दिया हुआ है इन आइसोथर्मल प्रोसेस होल ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। क्या कह रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस दी हुई है, राइट? कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल। और उसमें जो कह रहा है कि हीट एनर्जी जो उसको सप्लाई की बॉडी को, यानी सिस्टम कंसिडर कर सकते हो आप सिस्टम को, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है? इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? सबने आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है? जिसमें कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, राइट? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो क्या होगा? डेल्टा टी क्या रहेगा? डेल्टा टी, डेल्टा टी आपका 0 रहेगा, राइट? आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी इज 0। और अगर डेल्टा टी 0 हो गया, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी जो भी कुछ है वो क्या होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब ये है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, है ना? हाँ, और ये कह रहा है कि सब कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी में, यानी स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है यानी असर्शन है वो आपका कैसा हो गया? ये आपका रॉन्ग है। सीधी सी बात आ गई, ठीक है? अब रीजन भी देख लेते हैं, रीजन सही है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। सबको पता है कि ये बात सही है कि नहीं? जिसने थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उसको पता है कि हाँ, ये आपकी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, राइट? तो रीजन आपका करेक्ट हो गया। तो असर्शन गलत है और रीजन करेक्ट है। एम्स का क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब क्या होता है, उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आता है, तो क्वेश्चन आपका सीधा सीधा हो रहा है। दो ही कॉन्सेप्ट है, आइसोथर्मल प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, साथ में फर्स्ट लॉ की सीधी सी इक्वेशन है। सब बच्चे पढ़ते हैं, है ना? हाँ, आपके एनसीईआरटी में भी सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो ये तो एम्स का इजी क्वेश्चन हो गया, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट, राइट? हाँ, ABCD ऑप्शन होगा। देख के करना, ऐसा नहीं करना कि सीधा सीधा। कभी कभी वो क्रम चेंज भी कर दिया, बाय द वे क्रम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ABCD का क्रम चेंज कर सकते हैं। ये क्या होता है? असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, और जो रीजन है वो आपका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ना। इस तरह से आपका फर्स्ट A ऑप्शन होता है, फिर कहता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन दोनों करेक्ट है, B ऑप्शन होता है। फिर आपका कहता है कि असर्शन सही है और रीजन गलत है, C ऑप्शन में, ठीक है? और D ऑप्शन में कहता है कि आपका असर्शन गलत है और रीजन सही है। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? आपका D आ जाएगा, ठीक है? मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ना? मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन एम्स में पूछा गया है, तो एम्स में तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल आपका मैकेनिक्स नहीं है, ये थर्मोडायनेमिक्स में, मतलब थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिक्स के कंपैरिजन में काफ़ी इजी पड़ती है, हर बच्चे को समझ में आ सकती है, हर बच्चा इसको कर सकता है। मैकेनिक्स में फिर भी थोड़ा सा क्या होता है? ट्विस्ट ज़्यादा करते हैं, है ना? कॉन्सेप्ट भी कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। चलो, ये एम्स का ही दूसरा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा गया है। अच्छा, ये रिसेंट एग्जाम के क्वेश्चंस है बेटा, ज़्यादा पुराने क्वेश्चंस नहीं है ना। जब एम्स खत्म किया उसके बाद से, मतलब नीट में मर्ज कर दिया, उससे पहले का क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस ऑफ मास m इन स्टेट A गोज टू अनदर स्टेट B। आइडियल गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाया जा रहा है, ठीक है? हाँ, आइडियल गैस है। कैसी गैस है? आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी बॉडी पे यानी सिस्टम है ना, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं है, कौन सा? मैकेनिक्स वाला सिस्टम नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है,
थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात हो रही है, राइट। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है, आपका आइडियल गैस है। ठीक है, समझ में आई बात, हाँ क्लियर है ना। उसको एक स्टेट ए से बी पर लेके जाया जा रहा है वाया 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। 3 डिफरेंट प्रोसेस के से ए से बी स्टेट तक उसकी स्टेट चेंज की जा रही है गैस की, आइडियल गैस की। कहां से, ए से बी। देखो पीवी डायग्राम गिवन है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। If Q1, Q2 and Q3 denotes the heat absorbed by the gas along 3 paths, then क्या कर रहा है कि जब Q A से B तक गैस की स्टेट चेंज होती है, कौन से पाथ से, इस पाथ से, पाथ नंबर 1 से, तो जो हीट एब्जॉर्ब की गैस ने वो कितनी है, Q1 है, राइट। जब 2 नंबर पाथ से लेके जाते हैं A से B तो हीट एब्जॉर्ब आपकी Q2 है, और जब 3 नंबर पाथ से लेके जा रहे हैं तो Q3 है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। denotes the heat absorbed by the gas along the 3 paths, then तो Q1, Q2 और Q3 का रिलेशन पूछा है ना, मुश्किल क्वेश्चन है। हाँ देखो समझ में आएगा। अब आप कहोगे कि सर Q1, Q2, Q3, अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमें पीवी डायग्राम गिवन है तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, राइट। हाँ, अलग अलग पाथ का वर्क डन निकाल सकते हैं, कैसे, उसके एरिया से। लेकिन एरिया कैलकुलेट तो कर नहीं सकते क्योंकि कुछ भी वैल्यू गिवन नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया किस में वर्क डन ज्यादा होगा, किस में कम होगा। कंपैरिजन है, वैसे देखो यहाँ पे कंपैरिजन आंसर में, राइट। लेकिन डेल्टा यू भी तो होगा ना, हाँ डेल्टा यू। अब ये चीज देखो कि डेल्टा यू है या डी यू है, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड करता है, डी यू किस पे डिपेंड करता है, आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है। तो अब ये देखो, इनिशियल स्टेट ए है और फाइनल स्टेट बी है, तीनों ही पाथ पर, राइट। तो जो डेल्टा U1 रहेगा, यानी कि डेल्टा U1 ऐसे कह सकते हो, अलोंग द पाथ 1 इज इक्वल टू डेल्टा U2 अलोंग द पाथ 2। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट गैस के सेम है, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा U3, राइट। कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि हाँ ये होता है, तो फिर क्वेश्चन आपने कर दिया। कैसे, देखो ये क्लियर हो गया। फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, राइट, क्लियर है, वेरी गुड। अब हमें पता है कि तीनों में ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाली वैल्यू है, ये तो कॉमन है ना सब में। क्यों, क्योंकि तीनों में बराबर है, स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बराबर है, राइट। तो वेरिएशन किस में आ रहा है, वेरिएशन यानी कि किस में आएगा, यानी डेल्टा W में जो वेरिएशन आएगा वही आपका, जिसके लिए डेल्टा W ज्यादा उसके लिए डेल्टा Q भी ज्यादा, है ना। और डेल्टा Q यहाँ पे क्या है भाई, फर्स्ट के लिए Q1 है, सेकंड के लिए Q2 है और Q3 है। यानी Q1 किस पे डिपेंड कर रहा है, हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये प्रोपोर्शनल है किसके, वर्क डन के, इस केस में, ठीक है ना। वर्क डन के प्रोपोर्शन में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ। और वर्क डन हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर द कर्व होता है पीवी डायग्राम पर। तो ये देखो, ये वाला जो है, ये वाला पहला कर्व है, फर्स्ट पाथ का कर्व, तो ये कर्व हो गया, ये इसका एरिया अंडर द कर्व, ये हमारा क्या आ गया, ये W1 आ गया, ये क्या आ गया, ये W1 है, ठीक है। अगर हम 2 नंबर पाथ पे देखें तो बेटा 2 नंबर पाथ से ये इसकी इनिशियल पोजीशन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो और ये फाइनल पोजीशन से, तो ये जो एरिया हो गया ये आपका W2 से आ गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर जो पाथ है, अच्छा W2 लिख देते हैं, W2, येलो वाला W2 एरिया है ना, हाँ W2 है। वर्क डन हीट एब्जॉर्ब की जा रही है ना, तो यानी कि कैसा हो गया, वर्क डन बाय द गैस हो गया ना, ठीक है, ओके। थर्ड वन क्या होगा, थर्ड पाथ का ये एरिया हो गया, राइट। एरिया कौन सा, इसको इधर से ले आओ, इसको भी यहाँ पे ले आओ, तो ये एरिया हो गया। यानी कि जो W3 है, राइट, W3 तो ज्यादा आ रहा है कि नहीं है। देखो ये जो आपका ब्लू कलर से है वो एरिया कम है, सबसे एरिया कम है ना। फिर उसके बाद में W2 जो कि येलो कलर से है, पाथ नंबर 2 से, वो ज्यादा हो गया, और आपका पाथ नंबर 3 सबसे ज्यादा हो गया, ग्रीन से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दैट मीन्स कि भैया W1 सबसे कम है,
W2 सबसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, और W3 सबसे ज़्यादा है। जब ये रिलेशन आ गया वर्क डन में, और Q में क्या है, क्योंकि डेल्टा U तो सेम है सबके लिए, तो Q भी इसी रिलेशन को फॉलो करेगा। दैट मीन्स Q1 सबसे ज़्यादा होगा, सबसे कम होगा, फिर Q2 होगा, राइट, और फिर Q3 होगा। क्लियर है कि नहीं है? मुश्किल है क्वेश्चन को, बस लॉजिक डेवलप करना था, आपको लॉजिक देखना था, राइट। आंसर सीधा आ गया, ए आंसर है। अब एम्स का क्वेश्चन है, हमें क्योंकि हमने डिस्कस किया है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, तो हमें थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो आप झट से इसको डायग्राम को देखते, ये पहली बात तो ये समझ में आएगी कि भैया फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट क्या है, सेम है, तो डेल्टा यू तो सेम होगा सबके लिए, तो उसको हटा दो पिक्चर से, उसका कोई रोल नहीं है पिक्चर में ना। हाँ, किसके, इनके रिलेशनशिप में। तो क्यू किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन पे डिपेंड करेगा। अब वर्क डन जो एरिया अंडर द कर्व जिसका सबसे कम है उसका सबसे कम एरिया है ना, सबसे कम वर्क डन, और जो एरिया अंडर द कर्व देखेंगे वो सबसे ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा ये वर्क डन। तो सबसे ज्यादा किस में, पाथ 3 में हो रहा है बेटा। सीधा देखते ही समझ में आ जाएगा आपको, जब प्रैक्टिस करोगे ना, हाँ सीधा देखते ही समझ में आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें 10 मिनट खर्च कर देंगे आप, 10 मिनट खर्च नहीं होंगे आपके, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे तो सीधा टिक करोगे। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, हाँ शायद इसमें लिया है लेकिन नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए गैस इज टेकन थ्रू साइकिल ABCA। गैस को, एक गैस है ना आइडल गैस, अगर गैस वैसे नहीं दी हुई है तो हम इसको आइडल मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज शोन इन द फिगर, ए से शुरू किया, बी पर गई है ना, मतलब ऐसा नहीं गैस चल के गई है गैस नहीं चल के जाएगी, उसकी स्टेट कह रहा है। कौन सा डायग्राम है, देखो P और V, PV डायग्राम है, राइट। उसकी स्टेट चेंज हो रही है। इनिशियली यहाँ पे गैस का कुछ प्रेशर, टेम्परेचर, कुछ प्रेशर और वॉल्यूम था, टेम्परेचर था, राइट। फिर उसको B तक लेके गए, क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है बेटा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, B से और C तक गए। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम सेम है। अच्छा, जिस प्रोसेस में वॉल्यूम सेम रहता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ध्यान है कि नहीं है, और वर्क डन कितना होता है उसमें, आइसोहोरिक प्रोसेस बोलते हैं। वॉल्यूम जिसमें सेम रहता है उस प्रोसेस को आइसोहोरिक बोलते हैं, आइसोहोरिक, राइट। कौन सी, आइसोहोरिक प्रोसेस। और आइसोहोरिक प्रोसेस में ये हम वैसे पढ़ रहे हैं है ना, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे, हम जस्ट कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं या फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं। आइसोहोरिक प्रोसेस में क्या होता है, V कांस्टेंट होता है, यहाँ पर देखो V कांस्टेंट है, हाँ, और इसका मतलब क्या हो गया कि उस प्रोसेस में जो वर्क डन है वो कितना हो जाता है, 0, यानी डेल्टा W इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया हमने छोटा सा। ओके, तो ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा अभी हमें नहीं पता भाई। इसके साथ में फिर C से A तक जाता है ना, गैस को स्टेट C स्टेट पर आ गई। अब हुआ क्या है, प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम सेम रखा गया है। ठीक है, यहां से फिर वापस A पर आ गए, और अब देखो, अब यहां से C से A पर जब आ रहा है तो प्रेशर उतना ही है, पास्कल में दिया है 10⁵ पास्कल, यानी 2 × 10⁵ पास्कल है बेटा। ठीक है, प्रेशर ये वाला किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। ठीक है, तो यहां से प्रेशर देखो यहां पे कितना था, ऑब्वियसली कितना था, यहां से यहां पर प्रेशर आपका कितना था, ऑब्वियसली यही प्रेशर है, लेकिन वॉल्यूम यहां पे चेंज हो गया है। यहां से यहां पे आए तो प्रेशर चेंज हुआ है, यहां से यहां पे आए तो चेंज क्या हुआ है, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज हो गया है। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक। क्या बोलते हैं, आइसोबेरिक। अब इसमें भी वॉल्यूम वर्क डन 0 होता है क्या, बताओ, नहीं, इसमें वर्क डन 0 नहीं होता, इसमें वर्क डन आपका PdV के इक्वल होता है, राइट। कैसे कहेंगे, अगर हम यहाँ पे तो सीधा हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, इस प्रोसेस का एरिया निकाल सकते हैं, राइट, वो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अगर वैसे प्रोसेस कुछ अलग से कर्व दिया हुआ तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे डेल्टा, और P कांस्टेंट आएगा तो P तो बाहर आ जाएगा और आपका dV 1 से V1 से V2, बस। और ये आ गया P × V2 - V1।
तो इस तरह की प्रोसेस में आपका वर्क डन आएगा P इंटू V2 माइनस V1। और अगर आप देखेंगे तो ये इसका एरिया है बेटा, ये वाला क्या बन गया, इसके एरिया अंडर द कर्व को हम क्या करते हैं, वर्क डन होता है, तो ये इसका एरिया है। देखो P कांस्टेंट है, यानी कि ये एक वैल्यू कांस्टेंट हो गई इंटू, मतलब ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, ये साइड तो P है, राइट, और ये आपका क्या है, रेक्टेंगल है ना, हाँ, तो ये साइड क्या होगी 7 माइनस 2 यानी 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में दे रखा है, तो ध्यान रखना प्रेशर को हमेशा किस में लेंगे, पास्कल में लेंगे, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है ना, गैस की बात हो रही है। तो ये तो चलो ठीक है, हमने थोड़ा सा वैसे डिस्कस कर लिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं ना। आप कहोगे सर फालतू की बातें और मतलब ये सब चीज़ समझा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे। क्वेश्चन अब तक सोल्व हो जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में टाइम मिलेगा ही नहीं बेटा, फटाफट को सोल्व करना पड़ेगा आपको। ओके, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस। अब नेट वर्क डन बाय द गैस पूछा है। अच्छा, नेट वर्क डन क्या कर रहा है, वर्क डन बाय गैस नहीं पूछा इसने नेट वर्क डन की बात कर रहा है यहाँ पर। ये देखो क्या कर रहा है, नेट। अब नेट वर्क डन अगर साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस क्या हो गया, जहां से जो स्टेट से प्रोसेस शुरू हुई थी, मतलब गैस की जो भी स्टेट थी इनिशियल स्टेट, और वापस घूम फिर के वहीं पर आ जाए, यानी लौट के बुद्धू घर को आए, तो क्या हो गई, कैसी प्रोसेस हो गई, लौट के बुद्धू घर को आए। प्रोसेस कैसी हो गई, साइक्लिक, मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गए, घूम फिर के कैसे किसी भी पाथ से गए लेकिन वापस वहीं आ गए। तो साइक्लिक जो प्रोसेस होती है उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डेल्टा यू, क्योंकि जहां से शुरू किया डेल्टा यू किस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है बेटा, ऑब्वियसली किस पर, स्टेट पर डिपेंड करता है, तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा उस केस में, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे पर डेल्टा यू तो पूछा नहीं इसने, तो क्या पूछा है इसने, नेट वर्क डन पूछा है। अब नेट वर्क डन का मतलब ये हो गया कि जो पीवी डायग्राम में, मतलब ये जो बन गया ना, यहाँ पे कौन से सभी पाथ का ना, इनिशियल से, हाँ मतलब जहाँ शुरू किया उसके बाद जो जहाँ घूम फिर के आया वापस, तो उसने जो एरिया कवर किया वो एरिया आपका नेट वर्क डन होगा, ठीक है। हाँ, और वैसे भी अगर आप समझना चाहो तो देखो यहाँ से ए से बी जाने में इसके अंडर में जितना भी एरिया हो गया वो आपका वर्क डन हो गया। ए से बी जाने में तो यहाँ से लेके कितना वर्क डन हुआ, ये और ये पूरा ए से बी जाने में वर्क डन हुआ, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व पूरा आ जाएगा, समझ में आ गया बात। बी से सी जाने में पीवी डायग्राम पे कैसी प्रोसेस हो रही है, आइसोहोरिक हो रही है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वर्क डन 0 हो जाएगा, बी से सी 0 है, ठीक है। सी से ए जाने में वर्क डन क्या होगा, कैसी प्रोसेस है बेटा, आइसोबेरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन आपका ये जो एरिया होगा ना इसका, ये वर्क डन होगा ए से सी। लेकिन अब ये हमें पता है कि देखो यहां से इधर जा रहे थे ना, तो ये तो आपका पॉजिटिव वर्क था, लेकिन ये वापस क्या हो रहा है, गैस एक्सपेंड कर रही थी यहां से ए से बी, तो लेकिन सी से बी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वर्क की नेचर कैसी होगी, अपोजिट हो गई, यानी कि ये प्लस का वर्क है तो ये माइनस का वर्क हो गया, दोनों जुड़ेंगे W1 माइनस W2, बच कितना जाएगा, ये वाला बच गया, बस ये वाला बच गया ना, यही नेट वर्क डन है। और अगर हम वैसे देखना चाहें तो सीधा भी हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं सीधा, कि जो साइक्लिक पाथ है उसका एरिया जो हो गया वही आपका नेट वर्क डन होता है, किस पे, पीवी डायग्राम पे। इसको टीवी डायग्राम पे मत कर देना बेटा, ठीक है ना, हाँ टीपी डायग्राम पे कर दो, टीवी डायग्राम पे कर दो, कि हाँ सर ने बताया था कि भैया क्या कर दो, उसका एरिया निकाल दो नेट वर्क डन के लिए, ऐसा नहीं होगा, पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो ग्रेट, तो इसका एरिया निकालना है हमें बस केवल, ठीक है। डेल्टा जो वर्क डन हो गया, नेट वर्क डन हो गया, या इसको कह लो W नेट, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या हो गया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है बेटा, वॉल्यूम में गिवन है ना, हाँ तो वॉल्यूम कितना 7 है, यहाँ पे 2 है, 2 से 7 गया, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ आपका 5 हुआ। अब ये मत करना कि सर ये तो वापस आ रहा था माइनस का हो जाएगा, नहीं, वो तो हमने उसमें बताया था कि यहाँ से यहाँ तक माइनस वर्क डन है, लेकिन पूरा तो ये है ना, हाँ नेट तो ये वाला बचेगा, तो इसका बेस ले रहे हैं हम ट्रायंगल का ऊपर का,
सो 5 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखो ये क्या होगा, ट्रायंगल का बेस इंटू हाइट। हाइट ये है, कैसी है आपके, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइट कितना होगा, बी से सी, 2 से 6 यानी 4, पी है पास्कल में गिवन है, इंटू 10⁵ गिवन है ना, हाँ पास्कल। तो ये पास्कल, ये मीटर क्यूब में होना चाहिए वॉल्यूम, और वो आपका पास्कल में होना चाहिए प्रेशर। सो ये निकाल लो बेटा, बिल्कुल 2 10 इंटू ये आपका कितना बच गया, 10 हो गया, तो ये -2 बच गया, 10⁻³ यानी कि 1000, और ये वैल्यू किस में आएगी, ये जूल में आएगी। किस में आएगी, जूल में आएगी। सो डेल्टा W इक्वल टू 1000 जूल। सिंपल। क्या आंसर आया, बी आंसर हो गया। ठीक है, चलो ग्रेट, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और है यहां पर, क्या कर रहा है, नीट का क्वेश्चन है, वो पिछले वाला नीट का क्वेश्चन था, नीट में पूछा क्वेश्चन था। ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कर रहा है, वाटर है, सैंपल लिया है वाटर का, कितना 0.1 ग्राम वाटर, कितना इनिशियली कहां पर है, कितना टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, एंड नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर कैसा है, नॉर्मल 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कौन सी वैल्यू है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है ना, नॉर्मल प्रेशर दिया है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये वैल्यू किसकी होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होती है। रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बिना टेम्परेचर के उसको उस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वाटर रखा हुआ है, ठीक है, उसको क्या दी जाती है, कुछ हीट दी जाती है, कितनी 54 कैलोरी, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। ध्यान है कि नहीं है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेरी गुड, यही है 54 कैलोरी, कैसी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इफ वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज, लेकिन देखो वॉल्यूम भी चेंज हो गया है बेटा, केवल लेटेंट हीट नहीं है, प्रेशर वही है, लेकिन टेम्परेचर वही है, लेकिन आपका वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ठीक है, यानी कुछ वर्क भी हुआ है। ग्रेट। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सैंपल, सैंपल की इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या आया, तो हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये गड़बड़ है ना, कैलकुलेशन बहुत लंबी दिख रही है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। हमें पता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, पता है कि नहीं पता है, राइट। हमें क्या चाहिए, डेल्टा U चाहिए, और डेल्टा Q हमें गिवन है 54 कैलोरी गिवन है ये, तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा W, इसको देखना है भाई। और डेल्टा W क्या होता है, डेल्टा W, क्योंकि प्रेशर में तो कोई चेंज है नहीं, तो हमने देखा था कि प्रेशर में जब कोई चेंज नहीं है तो ये हो गया P इंटू V2 माइनस V1, प्रेशर में चेंज नहीं ना, सब एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ही हो रहा है सब कुछ। सो V2, अब देखो P कितना हो गया, P तो गिवन है हमें, एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.03 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल, ये क्या है, पास्कल ही है बेटा यूनिट, ठीक है, इनटू, अब आ जाओ V2 फाइनली कितना दे रखा है, सीसी में दे रखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसको किस में करना होना चाहिए हमारा, ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, बताओ बताओ बताओ, हाँ मीटर क्यूब में होना चाहिए, और सीसी को मीटर क्यूब में बदलने के लिए मतलब कितना, एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है क्यूबिक है, तो कितना हो गया, मतलब कि 10⁻² होता है एक में, तो ना 10⁻² का फैक्टर आएगा, और क्योंकि मीटर क्यूब में बदल रहे हैं तो -10⁻² का फैक्टर आएगा, और क्यूबिक में है तो 10⁻6 हो जाएगा, -6, ठीक है, ये फैक्टर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना है ये आपका, और यहां पर भी देखो, यहां पर ग्राम में वाटर है, लेकिन यहां पे ना, तो ग्राम में वाटर को अगर हम सीसी में कन्वर्ट करें, किसमें, सीसी में कन्वर्ट करें, तो वो 0.1 सीसी हो जाएगा वॉल्यूम इसका, ठीक है, हाँ। तो अब ये दोनों सीसी में ही हैं, लेकिन हम इसको कन्वर्ट किस में करेंगे बेटा, और ये सीसी का मतलब क्या हो गया, यानी कि ये भी 0.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, और ये भी आपका 167.1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है।
ये V2 हो गया और ये आपका V1 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो आंसर में ना आपको बहुत एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है। क्या कह रहा हूं मैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, पर कोई गलती मतलब 10 के फैक्टर की गलती मत कर देना, ठीक है। हाँ देखो 42.2 है, फिर 208.7 है, 104, मतलब सब में बहुत डिफरेंस है, पास पास में आंसर नहीं है, तो हमें एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें एक एस्टिमेट मिलना चाहिए, ठीक है। हाँ समझ में आई बात। तो देखो ये क्या हो गया 167, ये तो बाहर रख लेंगे हम 10⁻⁻6 तो ना 0.1 माइनस 0.1 इंटू 10⁻⁻6 सॉरी, क्लियर है, हो गया। अब देखो ये कितना बच गया 167, 0.1 तो हट गया, 0.1 यहां से माइनस हो गया, तो ये आपका हो गया। और इसको क्या अप्रोक्सीमेशन में लिख लेते हैं बेटा, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन। तो इसको तो 1 को इसको हटा देते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 10⁻5 आ गया, और 10⁻⁻ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यानी कि ये कितना बच गया 10⁻⁻1 बच गया, 10⁻⁻1 इंटू अंदर से क्या बचा 167 बचा। तो ये अप्रोक्स में 16.7 क्या आया, जूल। क्या वर्क डन किस में आएगा, जूल में आएगा ना, हाँ डेल्टा डब्ल्यू, राइट। इस इक्वेशन में रख दो, यहां से डेल्टा कितना है 54 कैलोरी है। अच्छा अब कैलोरी है हमारे पास में जूल में है, और आंसर भी सब जूल में ही है, तो यानी कि कैलोरी को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, जूल में करेंगे। कैसे करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेशन है, कितना है 16.7 जूल। तो ये कैलकुलेट करो, डेल्टा यू इज इक्वल टू, देखो इसको फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। हाँ ये 200 216.2 यानी कि करीब 10 के आसपास का हो गया, 227 के आसपास कुछ होगा, 227 228, सो 228 माइनस अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, हाँ माइनस 16.7 यानी कितना हो गया, ये आपका अप्रोक्सीमेशन 210 जूल के आसपास आंसर है। जो 210 के आसपास है वही आपका आंसर है। कौन सा है 210 के आसपास, बी 208.7 यानी 209 है। तो अप्रोक्सीमेशन लिया हमने, थोड़ा सा लंबे कैलकुलेशन को, मतलब ये क्या किया हमने, कैलकुलेशन को यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करते आप 167 को 1.03 से, तो आप बेटा वहाँ पे एग्जाम में वही करते रह जाते, बहुत सारा टाइम के लिए जाता है आपका, है ना, होता कि नहीं होता। हाँ तो हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर लिया, क्योंकि आंसर में वैसे भी एकदम पास आंसर नहीं है दिया हुआ ना। हाँ वैल्यू यहाँ पे 42, फिर उसका डबल करके दिया है लगभग सा, फिर आपका उससे काफ़ी डिफरेंस के साथ में दिया है, इसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नहीं है तो उससे कम है, फिर ये 208 पे 200 पहुँच गया, ठीक है। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लोगे कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आ जाएगा, आप मतलब नज़दीक पहुँच जाओगे आंसर के। और फिर कॉमन सेंस तो आप लोगों में है ही, क्योंकि डॉक्टर बनने वाले हो बेटा, तो कॉमन सेंस तो ऑब्वियसली होगा ही, ये तो मान के चलते हैं, ठीक है। चलो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी हो गया। अगर हम इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे, वही एग्जाम तक PYQ करते रहेंगे और अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी। ध्यान रखना PYQ जो है वो आपके रैंक डिसाइड करेंगे, आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करेंगे और फिर आपके रैंक भी डिसाइड करेंगे। PYQ की प्रैक्टिस जरूर करते रहना, छोड़ना नहीं है। PYQ की प्रैक्टिस पूरा करना है, पहले इंडिविजुअल टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज PYQ करने हैं, उसके बाद में पूरा पेपर करना है एक साथ PYQs का।